हेलो एवरीवन। सो आज के इस सेशन में बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का जो काफ़ी बेसिक है इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, वो आज हम लोग कवर करेंगे। ऑल दीज डेज आप लोगों ने रिस्क को समझा, उसको मैनेज कैसे करते हैं, डिफरेंट टूल्स, उसके एलिमेंट्स, राइट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अब कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अब चूंकि उसको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी और आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे, राइट। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी सारे वीडियोस हैं एक बार उनको देख के आइए और फिर इस वीडियो को देखिए। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि रिस्क होता क्या है, कॉजेज ऑफ रिस्क कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क कवर करेंगे, एंड फाइनली वी विल कवर द एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, ठीक है। वो सारी चीज़ें वन बाय वन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले तो समझते हैं कि रिस्क होता क्या है, ठीक है। तो रिस्क को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द डिग्री और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन द फ्यूचर, जो कि नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर का जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। इट सेज दैट रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिजल्ट विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो आपने सोच के रखा है, अगर आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो आपने अगर सोचा है कि इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, वो काफ़ी कम भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार का रिस्क है, ठीक है। उसी को डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिजल्ट्स विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। याद कीजिए पिछले सेमेस्टर में आपने CAPM मॉडल में क्या पढ़ा था, रिस्क को कैसे डिफाइन करते थे, वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स। जो रिटर्न्स जो फ्लक्चुएट करते थे ना, ऊपर नीचे रिटर्न्स जो करते रहते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे, वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स, और उसी को रिस्क भी हम लोग मानते थे, राइट। वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स को हम लोग किससे असेस करते हैं, हम लोग असेस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। पहले वेरिएंस निकालते हैं और रूट अंडर वेरिएंस जो होता है वो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉजेज ऑफ रिस्क, रिस्क किन किन वजहों से होता है वो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो रीज़न जो रिस्क का होता है वो होता है रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग टाइमिंग, ओके। आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि प्रॉपरली डिसीजन पे ही डिपेंडेंट है, बट फिर भी आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, ठीक है। कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपने ख़राब क्वालिटी कहीं से इंपोर्ट कर लिया, राइट, और फिर आपने सोचा कि उसको हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, राइट, बट वो एक फ्यूचर में क्या हुआ, आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला नहीं उस क्वालिटी से, तो एक रॉन्ग डिसीजन हो गया, ठीक है। आपने रॉन्ग टाइम पे कोई डिसीजन लिया, आपको बहुत पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था, बट टाइमिंग आपकी गलत हो गई, ठीक है। तो डिसीजन एंड टाइमिंग अगर गलत होगी तो रिस्क होगा, ठीक है। सेकेंड कुड बी योर टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज़ है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है MCQ में भी पूछ दे, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है आर मोर रिस्की दैन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड का केस ले लें, जिसमें मैंने आपको बताया था मैच्योरिटी 10 ईयर्स की भी होती है, और कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है जो सिर्फ 2 साल का मैच्योरिटी है, मतलब 2 साल में वो मैच्योर हो जाएगा, तो वो जो 10 साल वाला जो बॉन्ड होगा ना, वो ज़्यादा रिस्की होगा कंपेयर टू 2 साल वाला बॉन्ड, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, वो लेस रिस्की होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। इसको आगे फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ पे मैं आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क बताऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे इन डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग के लिए दिस इज अ कॉज ऑफ रिस्क। अगर टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ऊपर नीचे करते हैं तो रिस्क घटता बढ़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने जो कोहेरेंट मेजर्स ऑफ रिस्क में पढ़ा था, एक जो उसका क्राइटेरिया था, क्या था, पॉजिटिव होमोजेनिटी, राइट। उसमें क्या किया था आपने कि जैसे जैसे आपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, रिस्क उसी मात्रा से बढ़ रहा था, राइट। वही चीज़ यहाँ पे है, हायर द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट द हायर द रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट कुड बी योर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, लाइक रिस्क मे अराइज ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेटिव रेगुलेशंस इन द कंट्री, ठीक है। ये सारे कॉजेस हैं। एग्जाम में अगर तरीके से लिखना है, इन डिटेल 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आपके पास काफ़ी मटेरियल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है। अब देखो, पिछले सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ रिस्क में बेसिकली 2 ब्रॉडर कैटेगरी में इसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक वो रिस्क है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है।
जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने देखी थी। और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स, इट इज़ कंपनी स्पेसिफिक, ठीक है। इट कैन बी कंट्रोलेबल, ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक है तो ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने एसएपी में पढ़ा था। थोड़ा सा कुछ डिफर करके क्रेडिट रिस्क में इसको देखो कैसे हम लोग पढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, वो थोड़ा एक बार देख लीजिए, ठीक है। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर में 3 चीज़ें रखते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज योर मार्केट रिस्क, सेकेंड वन इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड थर्ड वन इज योर परचेजिंग पावर रिस्क, ठीक है। 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे आगे वाले स्लाइड्स में, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो अनसिस्टमैटिक रिस्क में 2 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। पहला तो है बिजनेस रिस्क एंड सेकेंड वन इज योर फाइनेंशियल रिस्क, ये वाला, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। और फाइनेंशियल रिस्क में ये सारे रिस्क आते हैं जो कि होता है क्रेडिट रिस्क, करेंसी रिस्क, कंट्री रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। 1 बाय 1 सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब देखो पहले सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है। दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस, ये आपको लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सटर्नल टू बिजनेस विच अफेक्ट्स द इंटायर इंडस्ट्री, ठीक है। ये जब होगा तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, जब डूबेगा तो सारा ही डूबेगा, ठीक है। एंड नॉट एनी स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे वॉर ही हो गया, राइट, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ठीक है। अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ गया, राइट, इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस आ गया, तो जितने सारी इंडस्ट्रीज है, सारी कंपनीज होंगी, उन पे असर पड़ेगा, राइट। तो ये सारे रिस्क क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे सिस्टमैटिक रिस्क कहलाते हैं। दे आर अनकंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड अनअवॉइडेबल बाय बिजनेस एंड आर एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ शेयर्स इन एन इकोनॉमी। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप यहाँ बता दीजिए कि वो कौन सा एक ऐसा फंड है, वो कौन सा फंड है, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, कौन सा एक फंड है जो कि बोलता है कि सिस्टमैटिक रिस्क को वो लोग काउंटर कर सकते हैं? मेरे वीडियोस में जाके ये देखिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। हेज फंड बोलता है कि वो सिस्टमैटिक रिस्क को कवर कर सकते हैं बिकॉज उनका लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन रहता है, ठीक है। अगर मार्केट गिरा भी तो उसमें वो बोलते हैं कि हम लोग आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिस्टमैटिक रिस्क में जो पहला रिस्क था दैट वाज मार्केट रिस्क, वो क्या होता है? इट इज़ द रिस्क कॉज्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। कभी सप्लाई अच्छा है तो डिमांड कम है, कभी डिमांड अच्छा है तो सप्लाई कम है, तो ऑल्टरनेटिंग फोर्सेस ये जो होते हैं ना, एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं। अगर इसमें ऊपर नीचे हुआ तो मार्केट में रिस्क आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज ड्यू टू मूवमेंट्स इन द मार्केट फैक्टर्स, ठीक है। अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड ही कम हो गया और कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसका सामान ही नहीं बिक रहा है, राइट, तो क्या होगा? उसका शेयर प्राइस कम होने लगेगा, ठीक है। तो डिमांड मार्केट से गया तो उसके कंपनी पे असर पड़ा, उसका शेयर प्राइस कम हो गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। द पॉसिबिलिटी फॉर एन इन्वेस्टर टू एक्सपीरियंस लॉसेस ड्यू टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेस ऑफ मार्केट रिस्क। सोर्सेस ऑफ मार्केट रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो क्या सोर्सेस हो सकते हैं। इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अनप्रिडिक्टेबल बोलते हैं। चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक से बढ़ गया, ठीक है। क्रूड ऑयल का अचानक से प्राइस बढ़ गया। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। जब कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट पे असर उसका पड़ेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा, राइट, बिकॉज कॉस्ट बढ़ गया ना। तो प्रॉफिट जब कम दिखेगा तो फिर शेयर प्राइस पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। कमोडिटी प्राइसेस भी अगर उसमें चेंज होता है तो इट विल कॉज मार्केट रिस्क, ठीक है। सेकेंड वन देख लीजिए, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन सिक्योरिटी एंड इक्विटी प्राइसेस, ठीक है। अचानक से सिक्योरिटी प्राइसेस में उतार चढ़ाव होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स है मार्केट रिस्क का, ठीक है। अब ये डिफरेंट वजहों से हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, कंपनी का मैनेजर कोई बहुत ही की पर्सन है वो डेथ कर गया, राइट, तो उसकी वजह से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, उसकी वजह से अगर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस जो कि आपको पता ही नहीं था कि वो अचानक से होगा, उसकी वजह से भी ये मार्केट रिस्क हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड वन इज योर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। अब देखो इसको फिर से जैसे मैंने पीछे बताया था कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, रिस्क होता है, प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। इसको मैं फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक्सचेंज रेट में चेंज हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस के साथ आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूएस से आपने कुछ इंपोर्ट किया है, ठीक है, जिसका पेमेंट आपको 3 महीने बाद करना है, ठीक है, बट अचानक से यूएस की वैल्यू जो हो गई, डॉलर की वैल्यू वो अप्रिशिएट हो गई, तो आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक मार्केट रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। पॉलिटिकल उथल पुथल हो गया, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ दिनों के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी मार्केट में उसका असर देखा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर, अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे कोविड आ गया था, ठीक है, फ्लड वगैरह आ गया, तो जहाँ भी अगर फ्लड वगैरह की वजह से कोई भी इंडस्ट्री अफेक्टेड होती है, कंपनी वगैरह अफेक्टेड होती है, उसका ऑपरेशन बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो भी उसके शेयर प्राइस पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर सोर्सेस ऑफ मार्केट रिस्क, ठीक है। टेररिस्ट अटैक हो गया तो इसको भी सेल्फ अंडरस्टूड है, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है। देखो, इट इज द रिस्क दैट एडवर्सली अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट एंड द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की और डेट सिक्योरिटीज़ की, ठीक है, उसका जो प्राइस होता है और इंटरेस्ट रेट में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा और अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। वो क्यों होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि एमसीक्यू में या फिर 2 नंबर या 4 नंबर में आपसे पूछ ले कि हाउ डज इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो और ये भी पूछ सकता है कि प्लीज एक्सप्लेन द क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, प्लीज एक्सप्लेन द रिस्क इन्वॉल्व इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे। अब देखो क्या होता है कि चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, अब जब भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें वो लोग रेट को बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर रेट घटा बढ़ा तो प्राइस क्या होगा ना, जो भी आपका प्राइस होता है बॉन्ड का, जिस पर प्राइस पे आप खरीदते बेचते हैं बॉन्ड को, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड भी तो मार्केट में ट्रेड करता है, आपको पता है, ठीक है, एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स एंड डिवेंचर ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। अब देखो आपने पढ़ा होगा मॉडलिंग क्रेडिट रिस्क में, मैंने आपको पढ़ाया था, ये एक इक्वेशन मिला था हम लोगों को, ठीक है, जिसमें ये 10 क्या था, ये सारे कूपन्स थे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और ये मैच्योरिटी वैल्यू थी, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग प्राइस डिसाइड करते थे कि क्या फेयर प्राइस हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस ऊपर है यहाँ पे और यहाँ पे रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट नीचे है, राइट, इन्वर्स रिलेशन है। आप जैसे जैसे रेट यहाँ पे बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बार 9% रेट रखो यहाँ पे और फिर इसकी वैल्यू निकालो। जब आपने 10% रखा था तो इसकी वैल्यू 100 आई थी, ठीक है। तो अब 10 से एक बार क्या करो, आप 9 करके देखो, मतलब इंटरेस्ट रेट घटाओ, ठीक है, या फिर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। अभी एक बार 11% करके देखना, ये प्राइस 100 से कम हो जाएगा, इट विल बी इन बिटवीन 95 एंड 100, ठीक है। तो आपको खुद ही खुद पता लग जाएगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस घटता है, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज करना है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो खुद आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वही चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दी है मैंने कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करना है, आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए परचेसिंग पावर रिस्क क्या होता है। इट रिफर्स, अब परचेसिंग पावर का मतलब क्या है ये तो खुद ही एक्सप्लेन कर दोगे आप लोग। परचेसिंग पावर अगर बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट, बट परचेसिंग पावर किसका होता है, वर्कफोर्स का होता है। अगर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, अच्छी है, नॉलेजेबल लोग हैं, तो क्या होगा, इट रिफर्स टू द रिस्क रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ेगा ना, ठीक है, तो चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, बट अगर साथ ही साथ लोगों का इनकम पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग खरीदना कम कर देंगे, ठीक है। इनकम हो नहीं रही है बट चीज़ों की प्राइस जब बढ़ने लगेगी तो लोग अपना बजट कम कर देंगे, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को सीमित कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
जब सीमित कर देंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं मार्केट में, तो जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो मार्केट में कंपनीज का प्रॉफिट कम होगा और फिर उसका इफेक्ट शेयर प्राइस पे पड़ेगा। ठीक है, नाउ देखिए अब अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। ये इट रेफर्स टू द रिस्क कॉज्ड बाय फैक्टर्स इंटरनल टू द बिजनेस। अब ये कंप्लीटली इंटरनल होता है बिजनेस का। ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी से स्पेसिफिक होगा या बिजनेस से स्पेसिफिक होगा, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अनलाइक सिस्टमैटिक रिस्क, इट इज स्पेसिफिक टू अ बिजनेस एंड हेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। It arises due to lack of operating efficiency in a business or due to its inability to grow or maintain competitive edge or achieve stable profits। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके अंदर में जो पहला जो कैटेगरी आता है वो होता है बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल और दूसरा होगा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होगा, इट इज़ एसोसिएटेड विद द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस। अगर ऑपरेशनल इफिशियंसी बिजनेस की अच्छी है तो अच्छा है, लेकिन अगर ऑपरेशनल इफिशियंसी खराब हुई तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनल रिस्क। ठीक है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस विच कैन अफेक्ट इट एडवर्सली। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है इसके। ठीक है, सेकेंड वन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है, जिसको हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, दैट इज नोन एज योर फाइनेंशियल रिस्क। अगेन ये भी 2 नंबर या 4 नंबर में आपसे स्पेसिफिकली पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। इट इज द रिस्क रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। अब कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है कि किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द डेट, because of the equity, because of the retained earning and because of the preference shares and all. So all those components when they combine together then they make the capital structure of the company। ठीक है, डेट और जो बेसिकली ब्रॉडली हम लोग देखते हैं इसमें डेट का क्या परसेंटेज है एंड इक्विटी का क्या परसेंटेज है, मतलब कहाँ से कंपनी ने फंड को रेज किया हुआ है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी क्या है। ठीक है, एंड इनएफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर इसमें बैलेंस नहीं होगा, मतलब कहीं किसी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा डेट है, ठीक है, इक्विटी पोर्शन उसका कम है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो बैलेंस्ड नहीं है, इनएफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। या फिर इक्विटी ही काफ़ी ज़्यादा है और आपका डेट पोर्शन कम है, तो उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो डेट एंड इक्विटी का जो रेशियो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो an efficient capital structure results in financial instability and leads to unstable earning। ठीक है, unstable earnings। अब देखो इसमें financial leverage वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पढ़ेंगे अपने दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर वाले सिलेबस में। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं और कैसे उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है। तो अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ जानना है तो तुरंत अभी जाके कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी के बारे में जो भी वीडियोस वगैरह हैं या फिर जो भी नोट्स बुक है वो रेफर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज आप पढ़िएगा कि कैसे ये जो लीवर्ड पोजीशन होता है डेट एंड इक्विटी का, वो कैसे अर्निंग पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेवरदलेस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल रिस्क में। हेंस देयर मस्ट बी ऑप्टिमम मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। अभी ये देखो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है। पहला क्या है, क्रेडिट रिस्क, सेकंड इज करेंसी रिस्क, कंट्री रिस्क एंड फोर्थ वन इज योर लिक्विडिटी रिस्क। वन बाय वन इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो क्रेडिट रिस्क एनालिसिस में ये भी पूछा गया है, हो सकता है 12 नंबर में ये आ जाए या फिर 4 नंबर में आ जाए, तो इन डिटेल आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अभी पहले क्रेडिट रिस्क के बारे में समझ लेते हैं, क्रेडिट रिस्क होता क्या है। इन डिटेल मैंने आपको समझा दिया है, फिर से एक बार रिपीटेशन हो जाएगा, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए इसको होता क्या है। क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बोरोवर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें एक बोरोवर होता है और दूसरा लेंडर होता है। तो लेंडर ने तो लेंड कर दिया और फिर बोरोवर उसको प्रॉमिस करता है क्या, उसको हर साल इंटरेस्ट देगा और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसको प्रिंसिपल देगा। बट इन बिटवीन अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाए, फेल कर जाए टू मेक फुल और टाइमली पेमेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट रिस्क बोलेंगे। ठीक है, इट इज द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बोरोवर फेलिंग टू मेक फुल एंड टाइमली पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, क्रेडिट रिस्क कॉन्सेप्ट इज वाइडली यूज्ड इन डेट कैपिटल मार्केट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ बैंक प्रोवाइडिंग लोन, ठीक है, टू अ कस्टमर, देयर इज अ रिस्क। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क देख लीजिए। ठीक है,
ये सारे के सारे आपके क्रेडिट रिस्क है। पहला हो गया डिफॉल्ट रिस्क, सेकंड वन इज योर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कंट्री रिस्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्क, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क। ठीक है, वन बाय वन इन सारी चीज़ों को देख लीजिए। डिफॉल्ट रिस्क, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, आपको उस वीडियो में जाके ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मॉडलिंग क्रेडिट रिस्क पार्ट 1 में डिफॉल्ट रिस्क मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, डिफॉल्ट रिस्क ऑल्सो नोन कॉल्ड एज डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी चांसेस हैं दैट अ बोरोवर फेल्स टू मेक फुल और टाइमली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ डेट सिक्योरिटी इन्वॉल्व। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। ठीक है, इसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी एक ही कंपनी में सारा का सारा पैसा या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, अगर वो कंपनी डूब जाएगी तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर कंट्री रिस्क। अगर ये भी बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट में कि आपका पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एक ही कंट्री में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आप कंपनीज में पैसा लगाते हैं, शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो अब चूंकि कंपनीज हैं तो कंपनीज का ओरिजिन डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको डाइवर्सिफाई करना है। कॉन्सेप्ट आपका वेरी क्लियर होना चाहिए कि आपको डाइवर्सिफिकेशन में ध्यान रखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो हो वो डाइवर्सिफाइड हो। ठीक है, तो एक कंट्री में ही आपको पूरा पूरा पैसा नहीं डालना है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उस कंट्री में तो पूरा पूरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज योर नेक्स्ट वन इज योर इंस्टीट्यूशनल रिस्क। ये अराइज होता है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर कुछ लीगल कुछ प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, रिफर्स टू अ वाइंडिंग ऑफ बिड एंड आस्क स्प्रेड ऑफ एन इशूअर्स बॉन्ड। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बिड एंड आस्क स्प्रेड होता क्या है। देखो, जब मार्केट में आप बॉन्ड खरीदने जाते हैं ना, तो एक तो बॉन्ड बायर होगा और दूसरा एक बॉन्ड जो सेल कर रहा होगा, दोनों आमने सामने आते हैं। ठीक है, बट ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, तो एक्सचेंज पे एक इन बिटवीन एक एक्सचेंज पार्टी आ गई, राइट। तो एक्सचेंज क्या है, एक ब्रोकर है। ठीक है, तो एक्सचेंज क्या करता है, जिसको खरीदना है, ठीक है, उससे पैसे लेता है, और जिसको बेचना है उसको पैसे ट्रांसफ़र करता है, उससे सिक्योरिटी लेता है, फिर बायर को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इन बिटवीन ये जो काम कर रहा है ना, उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो कुछ कमीशन चार्ज करता है, ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। ठीक है, अब होता क्या है कि चूंकि मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, ठीक है, अब सपोज किसी डेट का डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोई इसको खरीदना ही नहीं चाहता है। ठीक है, खरीदना ही नहीं चाहता है तो होगा क्या कि उसका प्राइस धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, उसका प्राइस कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जब खरीदने बेचने वाले ही नहीं हैं, तो जो बोली लग रही है और जो डिमांड है मार्केट में, उन दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। मतलब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, बट जहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी है, जहाँ पे काफ़ी बायर्स एंड सेलर्स हैं, अगर किसी पार्टिकुलर स्टॉक में बहुत अच्छा डिमांड है, फॉर एग्जांपल अगर आप आज जाइए SBI का शेयर खरीदना चाहते हैं मार्केट से, तो आपको जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं उस प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि आपका जो बिड एंड आस्क स्प्रेड है वो वाइड नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बेचने वाला भी आपको उसी रेट पे बेचेगा जिस रेट पे आपको चाहिए। ठीक है, बट जहाँ पे डिमांड ही नहीं है, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि फेयर प्राइस क्या हो सकता है, जहाँ पे बहुत ही कम बायर और बहुत ही कम सेलर हैं, तो आप जो प्राइस मांगेंगे हो सकता है कि सामने वाला उस प्राइस पे आपको ना बेचे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइडनिंग ऑफ बिड एंड आस्क स्प्रेड ऑफ एन इशूअर्स बॉन्ड। ठीक है, लोअर क्वालिटी बॉन्ड्स टेंड टू हैव ग्रेटर मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। जो लोअर क्वालिटी के होते हैं उसमें बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते हैं। ऑब्वियसली जब लोअर क्वालिटी का है तो उसमें बायर्स एंड सेलर्स नहीं होंगे। ठीक है, और वहाँ पे बिड एंड आस्क स्प्रेड ज़्यादा होगा। ठीक है, दैन हायर क्वालिटी बॉन्ड्स। एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ मार्केट फाइनेंशियल स्ट्रेस मार्केट लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस। ठीक है, इसको डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब देखो, डाउनग्रेड रिस्क क्या होता है। रिफर्स टू डिक्लाइन इन एन इशूअर्स क्रेडिट वर्दिनेस। डाउनग्रेड्स will cause its bond to trade with wider yield spreads and thus lower prices। अब देखो क्या होता है कि कुछ अब जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड के केस में आपको पता है कि हर बॉन्ड का एक रेटिंग होता है जिसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और उसने पहले अगर इशू किया हुआ था और सारी जो पेमेंट्स थे, ऑब्लिगेशंस थे, टाइमली उसने उसको पेमेंट किया हुआ है और बहुत अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में, तो उसको अच्छी रेटिंग दी जाती है। बट जो काफ़ी न्यू प्लेयर है और जहाँ पे इसको लग रहा है कि हाँ डिफ़ॉल्ट के चांसेस हो सकते हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर फंडामेंटल ठीक नहीं है, तो वहाँ पे रेटिंग कम दी जाती है। ठीक है, अब देखो आपने सपोज कोई प्लेयर है, उसने मार्केट में बॉन्ड को इशू कर दिया, पैसे रेज कर लिए, ठीक है,
बट ठीक से उसको सर्विस नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट ढंग से दे नहीं रहा है, ठीक है, और उसमें डिले कर रहा है, ठीक है, या फिर डिफ़ॉल्ट ही कर गया, तो उस पार्टिकुलर इशूअर को डाउनग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे क्वेश्चन उठने लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डाउनग्रेड रिस्क, ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट द एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, ये भी 12 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो जैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं क्रेडिट रिस्क के, और ये सारे के सारी चीज़ें मैंने मॉडलिंग क्रेडिट रिस्क पार्ट 1 एंड 2 में एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारा का सारा आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना होगा अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में तो, ठीक है। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, एक्सपोजर अमाउंट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपेक्टेड लॉस, फिफ्थ वन इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस, एंड द लास्ट वन इज योर वैल्यू एट रिस्क, जिसको शॉर्ट में वॉर बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। विद दिस आई फिनिश माई सेशन, थैंक यू सो मच।